गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम पढ़ेंगे आज लेक्चर अपना है 11वां 12वीं क्लास का, और चैप्टर नंबर अपना 5वां वंशागति और विविधता का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आनुवांशिकता, हेरेडिटी, फिर पढ़ाया था विभिन्नताएं, वेरिएशंस, फिर पढ़ाया था आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, फिर मेंडल का जीवन परिचय संक्षिप्त बताया था। उसके बाद में मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बताए थे, और ये कराने के बाद मैंने इसमें वंशागति के नियम, प्रभावता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र व्यूह का नियम। उसके बाद मैंने पढ़ाया था इसमें एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालना है पीढ़ी तक। और उसके बाद पढ़ाया था इसमें बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, अपूर्ण प्रभावता, सह प्रभावता। अपूर्ण प्रभावता में मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल दिया था, सह प्रभावता में चितकबरा और एवियो रुद्र की वंशागति का दिया था। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाया था सैलंता का एग्जाम्पल लिया था, दूसरा का व्यापशेषी पंख, और काली का है लंबे पंख का। F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी का क्रॉस काली का है अवशेषी पंख से कराया था, तो ये मैंने करा चुका हूँ इसमें, ठीक है ना। अब अपने पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। क्या? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन। कौन से चैप्टर का है ये? चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता का सिद्धांत। वंशागति और विविधता का सिद्धांत, ये चैप्टर था, ठीक है ना। तो देखो, लिंग निर्धारण में सबसे पहले एक वैज्ञानिक था हेंकिंग। कौन सा था? हेंकिंग ने क्या किया, एक जो कीटों की शुक्रजनक है, कीटों के शुक्रजनक में एक संरचना को देखा, और उस संरचना का नाम एक्स का दिया। क्या दिया था? एक्स का में ये क्या है, जो शुक्रजनन की जो क्रिया है उसमें शुक्रजनन की क्रिया के अंदर ये आधे शुक्राणुओं में तो ये संरचना देखने को मिली और आधे में नहीं देखने को मिली। फिर एक्स का है, और इसे इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लिंग निर्धारण होती है। इसका क्या नाम दे दिया? एक्स गुणसूत्र। क्या दे दिया था? एक्स का है को क्या कहा था? एक्स गुणसूत्र। क्या कहा था? एक्स गुणसूत्र, ठीक है ना। अब देखो, एक्स गुणसूत्र है, ये कुछ जो शुक्राणु थे उनमें आधे में तो पाया जा रहा था, आधे में नहीं पाया जा रहा था। तो यूँ कह सकते हैं कि कीटों में जो लिंग निर्धारण की क्रिया है वो कैसी होती है? X0 प्रकार की होती है। जब कोई X, या यूँ कह सकते हैं X शुक्राणु रहित या X शुक्राणु युक्त अंडे से क्या होता है? संलित होता है, निषेचित होता है, तो मादा बन जाते हैं। और जब कोई शुक्राणु X, यूँ कह सकते हैं X संरचना नहीं है, उसमें X संरचना रहित है, तब वो अंडाणु से संलित होता है, तो क्या बन जाते हैं? नर बन जाते हैं। तो X0 की जो भूमिका होती है लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, किसमें? कीटों में। यूँ कह सकते हैं कीटों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसी होती है? X0 प्रकार की होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले सकते हो टिड्डे का। टिड्डा में देखो, नर और एक हो गया मादा टिड्डा, ठीक है। नर में जैसे 22 + X0 और मादा में 22 + XX,
तो इसके शुक्राणु बनेंगे कौन से, 11 प्लस एक्स, और ये बन जाएंगे 11 प्लस 0। इसके जो अंडाणु है 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। इस शुक्राणु का इस अंडाणु से करें तो 22 प्लस एक्स एक्स। इसका इससे करें तो 22 प्लस एक्स एक्स। इसका इससे करें तो 22 प्लस एक्स 0, और इसका इससे करें तो 22 प्लस एक्स 0। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि ये एक्स एक्स मादा, ठीक है, एक्स एक्स मादा टिड्डा, एक्स 0 नर, एक्स 0 नर। अब ये देखो लिंग निर्धारण में कि जो नर है उसमें एक्स ऑटोसोम्स जो ये होते हैं वो बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, या इसको बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र। कौन से, आलिंग गुणसूत्र, ठीक है। और ये वाले होते हैं वो बोलते हैं एलोसोम्स, एलोसोम, या इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब देखो ऑटोसोम की संख्या बराबर ही है, या इसको ऑटोसोम को हम 2a से शो कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, 2a से, और इसमें संख्या भी लिख सकते हैं। और एलोसोम्स होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो नर x0, इसमें मेन भूमिका कौन से गुणसूत्रों की है, x0 की। क्यों, क्योंकि यदि कोई गुणसूत्र x वाला है और अंडे के से इस x वाले अंडे से निषेचित हो रहा है तो मादा बन जाएगी। और यदि कोई x गुणसूत्र रहित तो कोई शुक्राणु है और वो अंडे से क्या हो रहा है, शल्यित हो रहा है या निषेचित हो रहा है, तो क्या बन जाएंगे, एक तरह से नर बन जाते हैं। तो इस तरह से कीट के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि कीटों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो ऐसी प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना x से 0 प्रकार की, ठीक है। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक था हिंकिंग ने क्या किया था, स्वप्रजनन की जो क्रिया है उसमें एक संरचना को देखा जिसका क्या नाम रखा, एक्स का है। और फिर उन्होंने देखा कि एक्स का जो होता है इसको क्या नाम दे दिया, एक्स गुणसूत्र। क्यों, क्योंकि इसकी लिंग निर्धारण में क्या होती है, भूमिका होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इसमें ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, या इसको बोल देते हैं फल मक्खी। कौन सी मक्खी, फल मक्खी। अब इसमें देखो, एक तो हो गया नर ड्रोसोफिला, नर के लिए हम ये बना सकते हो, है ना। मादा का हो गया ये, नर के लिए जैसे हमने इसमें ड्रोसोफिला गुणसूत्र जैसे 8, तो 6xy, और ये हो जाएगा 6xx। इसके जो शुक्राणु बनेंगे, क्या बनेंगे, शुक्राणु कौन से बन जाएंगे, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस वाई। इसके अंडाणु 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स। इसका क्रॉस इससे करवा दो, एक्स एक्स 8 होते हैं। इसका इससे करवा दिया 6 प्लस एक्स एक्स। इसका इससे करवा दिया 6 प्लस एक्स वाई। इसका इससे करवा दिया 6 प्लस एक्स वाई। एक्स एक्स मादा नर, ठीक। तो इस तरह से ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या फल मक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया इस तरह से होती है। तो यूँ कह सकते हैं एक तरह से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। उसमें कीट में वो नर होता है, वो कैसा होता है, इस तरह से विषम युग्मकी होता है। कैसा होता है, विषम, ठीक है ना। ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर हो गई। अब देखो एक होता है पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग ही होती है। पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कैसे होती है, बिल्कुल अलग होती है। देखो कैसे, ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में है,
पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक अलग प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें नर होता है वो समयुग्मजी होता है और मादा होती है वो विषमयुग्मजी होती है। और एक अलग प्रकार की होने की वजह से इनके जो शुक्राणु हैं वो गुणसूत्र हैं, उनको किसके नाम से, जेड और डब्ल्यू। पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक अलग प्रकार की होने की वजह से क्या करते हैं, इसमें जो जेड और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे एक अपने ले सकते हैं, एक इसमें पक्षियों में जैसे एक कोई नर पक्षी है, कौन सा पक्षी, नर, और एक मादा पक्षी है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। नर पक्षी में जैसे में ऑटोसोम, तो कोई भी पक्षी होगा उसमें अलग अलग होते हैं गुणसूत्र। तो नर पक्षी में हम ले सकते हैं कि जेड जेड, और जो मादा पक्षी होता है उसमें 2A ऑटोसोम से हैं और जेड डब्ल्यू। तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं जेड डब्ल्यू प्रकार के और नर में जेड जेड। अब इसके जो युग्मक बनेंगे तो ए एक ले लो प्लस जेड, ए प्लस जेड, जेड जेड को कर दिए ऑटोसोम से। हर पक्षी में संख्या अलग होती है, जैसे यहाँ 10 है, किसी में 20 है, किसी में 25 है, जो भी है अलग अलग हो जाएगी। और यहां से ये करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस जेड, ए प्लस जेड ऑटोसोम्स, और एक हो जाएगा ए प्लस डब्ल्यू। अब देखो इसका क्रॉस इससे करवाओ तो ए और ए 2A, तो जनक की तरह ऑटोसोम्स आ गए, और ये आ जाएगा जेड जेड, इसका क्रॉस इससे करवाओ 2A प्लस जेड डब्ल्यू, इसका इससे करवाएं 2A प्लस जेड जेड, इसका इससे करवाएं 2A प्लस जेड डब्ल्यू। ठीक है। अब ये देखो जेड जेड नर पक्षी, ये मादा पक्षी, ठीक है, ये नर पक्षी, ये मादा पक्षी। तो ये नर नर मादा मादा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नर पक्षी और मादा पक्षी, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण अलग प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर जो मादा है वो कैसी है, विषम युग्मजी है। बाकी उनमें क्या था, नर था वो विषम युग्मजी था, और मादा थी उसमें ये मादा थी वो कैसी थी, समयुग्मजी। और यहाँ पर नर है वो समयुग्मजी और मादा कैसी है, विषम युग्मजी। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण एक विशेष या अलग प्रकार से होता है, इसलिए इसमें लिंग निर्धारण जेड डब्ल्यू प्रकार का होता है। कौन सा होगा, जेड डब्ल्यू। ठीक है। अब इसमें ये ऑटोसोम है, एक मतलब ऑटोसोम आलिंग गुणसूत्र है, आलिंग गुणसूत्र हर पक्षी में अलग अलग हो सकता है। तो इसका ये जैसे हमने जैसे किसी में 18 गुणसूत्र हैं तो 16 ये हो गए, 17 और 1 18, तो 16 का कितने आधे बनते हैं, ये शुक्राणु हो जाएंगे। इसको कहते हैं युग्मक। क्या बनेंगे, युग्मक बन गए। ये शुक्राणु हो गए और ये अंडाणु हो गए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण ये हो गया। आगे देखो अगला, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। देखो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक प्रकार से इनको कह सकते हैं कि XY प्रकार का होता है। XY का मतलब इसमें जो नर है वो कैसा होगा, विषम युग्म की होगा। अब देखो कैसे, मानव के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है टोटल कितनी होती है, 46। तो एक तो 44 प्लस XY नर और ये मादा,
मादा में 44 प्लस XX। तो नर में देखो लिंग निर्धारण प्रक्रिया है, तो उसमें नर में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, जो 22 दूनी 44 या 44 के 2। मादा में भी 22 जोड़ी है 44। तो इनकी यूं कह सकते हैं, इनपे जो जीन होते हैं उनकी वजह से तो नर और मादा में जैसे जो स्ट्रक्चर है अपने मानव की, वो स्ट्रक्चर कैसी लगभग समान है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र अलग अलग होने की वजह से जो मादा में लैंगिक ध्रुवता में देखने को मिलती है बाहर से, नर और मादा को पहचान पाते कि ये नर है और ये मादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सा गुणसूत्र XY और XX है, और इसमें भी XX तो है लेकिन एक थोड़ा Y गुणसूत्र है, इससे बिल्कुल क्या होता है, लिंग का विभेदन हो जाता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि मानव में ऑटोसोम या आलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी या 44। नर में लिंग गुणसूत्र XY, मादा में लिंग गुणसूत्र XX, और मादा में आलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी या 44। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, इनकी युग्मक। नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में क्या बनते हैं, अंडाणु। ये तो ये हो जाएगा 22 प्लस X, 22 प्लस Y। अब ये एकवृत अवस्था में है, ये द्विवृत अवस्था में हो, तो ये 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस X, 22 प्लस X। ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सी, अब क्या बनेंगे, संतति उत्पन्न होगी तो इसका क्रॉस इससे करवा दोगे, तो 22 और 22 44 प्लस X है, गुणसूत्र जितने थे कोई फर्क नहीं पड़ा, 46 की 46 ही आए। इसका क्रॉस इससे करा के देखें, ये शुक्राणु और ये अंडाणु का संलयन हो जाता है तो 44 प्लस X मादा उत्पन्न हो जाती है। ये शुक्राणु और ये अंडाणु का संलयन हो जाता है तो मादा उत्पन्न हो जाती है, और ये शुक्राणु और ये अंडाणु का संलयन हो जाएगा तो 44 प्लस XY, और ये शुक्राणु और ये अंडाणु का संलयन हो जाएगा तो 44 प्लस XY। XX मादा, XX मादा, XY नर, XY नर। तो 50% भाई 25% मादा, 25% मादा, और 25% नर और 25% नर, तो 50-50% हो गए। कितने परसेंट, 50-50% चांस होते हैं लड़का लड़की होने के। लेकिन यदि नर का X वाला शुक्राणु मादा के X अंडाणु से संलित होता है तो लड़की उत्पन्न होती है, लेकिन 22 प्लस Y वाला शुक्राणु जब अंडाणु से संलित होता है तो लड़का उत्पन्न होता है। लेकिन अपने कई चीजों को अंधविश्वास के चलते हुए, किसके, अंधविश्वास के चलते हुए मादाओं को दोष दिया जाता है कि भाई लड़की लड़की हो रही है, तो लड़का लड़की होने में जो दोष मादाओं को दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि उसमें पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, नर की, क्योंकि नर में दो प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। मादा में तो अंडाणु एक ही प्रकार के हैं, 22 प्लस X 22 प्लस X एक ही प्रकार के हैं, सभी अंडाणु एक जैसे हैं। तो कमी, अब इसमें मेन जिम्मेदार कौन हुआ, नर। यदि नर का 22 प्लस X वाला शुक्राणु अंडाणु से संलित होगा तो लड़की ही उत्पन्न होगी, लेकिन 22 प्लस Y वाला शुक्राणु जब अंडाणु से संलित होगा तो क्या उत्पन्न होगा, लड़का होगा। तो लड़का होने में जिम्मेदार कौन हुआ, नर। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, लिंग निर्धारण में नर की होती है, नर ही जिम्मेदार होता है। तो ये दोष जो मादाओं को दिया जाता है वो बिल्कुल क्या है, गलत है कि लड़की होने का, इसलिए उसमें कमी किसकी होती है, नर की होती है। किसकी होती है, नर की। तो लिंग निर्धारण में मेन महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, नर की होती है, मादा की भूमिका नहीं होती है। संतान उत्पन्न करने में तो होती है, लेकिन जो लड़का लड़की उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भूमिका जो है मेन कौन होगा, बाई। यदि बाई वाला शुक्राणु अंडाणु से संलित होगा तो ही लड़का उत्पन्न होगा, और X वाला शुक्राणु अंडाणु से संलित होगा तो लड़की उत्पन्न होगी। और वैसे अपने 50-50% चांस होते हैं किसके, लड़का लड़की होने के। ठीक है ना। एक संरचना और होती है नर और मादा, जैसे अपने बात करें कि जो कोशिका होती है, कोशिका की झिल्ली पर एक बिंदुनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं बारकाय।
क्या कहते हैं, बारकाई या बारबोरी। जो बारबोरी होती है ना वो एक्स का जोड़ा है गुणसूत्र का, उनमें एक बारकाई होती है। तो बारकाई जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, x माइनस 1। और ये बारकाई का पाया जाना, इसका मतलब बारकाई पाई जाएगी तो किसके लक्षण होंगे, दिखाई देंगे मादाओं के। तो x माइनस 1 से निकाल सकते हैं कि जैसे मादा में नॉर्मल कंडीशन में x कितने 2, तो 2 में से गया तो 1, तो कितनी बारकाई पाई जाती है मादा में, सामान्य में 1 बारकाई। लेकिन ज्यादा बारकाई पाई जा रही है तो सीधा सा है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक्स गुणसूत्र और इनकी बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, घट भी रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई सिंड्रोम की बीमारी है, जिसमें तुमने कई सिंड्रोम में देखा होगा गायनेकोमेस्टिया जैसी स्थिति हो जाती है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो बारकाई, अब जैसे नर में कोई नर है और उसमें बारकाई पाई जा रही है तो इसका मतलब वो सिंड्रोम से ग्रसित है। यदि मादा है या मादा में बारकाई नहीं पाई जा रही है तो वो भी सिंड्रोम से ग्रसित है, ठीक है ना। तो वो मैं इसको अलग करवाऊंगा, एक अलग आएगा लिंग टर्नर सिंड्रोम और कुछ विकार हैं तो वो वहां पड़ेंगे उनको, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये लिंग निर्धारण मैंने बता दिया था 4 में, कीटों में लिंग निर्धारण बताया था, तो टिड्डे में बताया था। उसके बाद में किस में बताया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फलमक्खी में बताया था। फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण है वो सबसे अलग ही प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें नर है वो समयुग्मजी और मादा कैसी होती है, विषमयुग्मजी। बाकी सभी में नर समयुग्मजी नहीं होता, विषमयुग्मजी होता है, क्योंकि मादा कैसी होती है, समयुग्मजी। तो पक्षियों में अलग प्रकार के होने की वजह से उनके जो युग्मक हैं उनको जेड और डब्लू किससे शो किया जाता है, जेड और डब्लू से। और मनुष्य में लिंग निर्धारण है, उसमें देखो पहले तो गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है, नर हो चाहे मादा हो 46 होती है, 2n बराबर 46। ऑटोसोम या आलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी या 44। नर में आलिंग लिंग गुणसूत्र एलोसोम की XY, मादा में XX। लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, नर की होती है, क्योंकि नर के पास में 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं X और Y, मादा के पास में अंडाणु एक ही प्रकार के होते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो गई, नर की हो गई, क्योंकि नर का Y वाला शुक्राणु जब अंडाणु से संलयन होगा तभी ही लड़का उत्पन्न होगा। तो जो मादाओं को दोष दिया जाता है वो बिल्कुल क्या है, सरासर गलत है कि लड़की हो रही है लड़के हो रहे हैं, तो उसका जो दोष दिया जाता है वो गलत है, क्योंकि उसमें कौन जिम्मेदार होता है, नर होता है। क्योंकि मादा के पास में तो एक ही प्रकार के अंडाणु होते हैं, जबकि नर के पास में 2 प्रकार के क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो ये लिंग निर्धारण का टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। 4 में पढ़ाया है, कीटों में, टिड्डी में, कीट में टिड्डी भी था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो गया, पक्षियों में हो गया और मनुष्य में हो गया, ठीक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया तुम्हारी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखो, अगला इसमें और बता देता हूं थोड़ा सा इसी के अंदर। देखो मनुष्य में जैसे कई बार ये भाई नॉर्मल कंडीशन में तो लिंग निर्धारण ऐसे होता है, लेकिन कई बार क्या हो जाती है, जैसे नर में जो हैं ये शुक्राणु, ये तो 22 प्लस x और एक हो गया 22 प्लस y, क्योंकि नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। और ये शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। वृषण में भी कहाँ बनते हैं, शुक्रजनक नलिका में बनते हैं। और शुक्रजनक नलिका जो है उसके अंदर यदि हम उसको काट काट के देखें, जैसे ये नलिका है, जैसे ये तो वृषण हो गए, क्या हो गए, वृषण। अब वृषण के अंदर एक तरह शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। तो शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है और इसकी लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका से हार्मोन निकलता है इसकी शुक्रजनक नलिका से। और जो वृषण होते हैं वो नर में कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं, शरीर से बाहर। क्यों होते हैं, क्योंकि मानव का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इनका जो उधर जो ये गुहा है, वृषण कोश जिसको कह रहे हैं, वृषण कोश शरीर से बाहर, तो वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है।
और इतने तापमान पर शुक्राणु क्या हो जाते हैं, आसानी से निर्मित हो जाते हैं, इसलिए वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन मादाओं में क्यों शुक्राणु बनने की प्रोसेस बुढ़ापा चलता है तब तक बनते हैं शुक्राणु, लेकिन मादाओं में क्या होता है, लगभग 50 वर्ष की उम्र में, लगभग 50 वर्ष की एज में क्या होता है, अंडाणु बनना बंद हो जाता है, या जो मिनिस्टर साइकिल होता है 28 दिन के अंतराल में, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बंद होने की कंडीशन आती है, तो उस समय पर इनके जो oocyte होते हैं, अंडाणु जो बनते हैं ना, उससे पहले क्या बनते हैं, प्राथमिक oocyte, द्वितीयक oocyte बनते हैं, तो वो oocyte क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। और पुराने होने की वजह से जैसे उनमें जो विभाजन है, जैसे अंडाणु बनेगा तो उस समय पर क्या होता है, 22 प्लस XX और एक हो जाता है 22 प्लस 0। तो इसका मतलब जो लिंग गुणसूत्र का जो है वो पूरा जोड़ा एक के साथ आ जाता है अंडाणु में, और एक प्रकार का अंडाणु कौन सा हो जाता है, 22 प्लस 0 वाले हो जाते हैं। अब यदि इसका इससे क्रॉस करवाएं तो 22 और 22 44 XX ये प्राप्त हो गया। यदि इसका क्रॉस इससे करवा दें 44 प्लस X0, देखो ये शुक्राणु और ये अंडाणु, इनका संलयन हुआ तो 44 प्लस XX, ये शुक्राणु 22 प्लस X और अंडाणु 22 प्लस 0, ये कंडीशन लागू हो जाएगी। ये है तो 22 और 22 44 XX y, और इस तरह का अभी तक कोई बच्चा प्राप्त हुआ नहीं है। तो देखो ये एक वैज्ञानिक था, मतलब ये जो है इसको कह देते हैं सुपर फीमेल। कौन सी फीमेल, सुपर है। क्यों सुपर है भाई, क्योंकि इसमें XX का जोड़ा भाई होने चाहिए थे, 44 प्लस XX यही होने चाहिए थे कि नहीं, लेकिन यहाँ 44 45 40 47 हो गए, 47 हो गए, तो 47 का मान होते नहीं, तो ये गुणसूत्र अतिरिक्त है इसमें। तो इसका मतलब सीधा सा दिख रहा है कि X का एक जोड़ा होता है तब एक बारकाई होती है, और बारकाई मादाओं के लक्षण प्रकट करती है। लेकिन यहाँ पे तो X 3 है तो X - 1 बारकाई निकालोगे, किससे निकालोगे, X - 1। तो सामान्य मादा में तो एक बारकाई होती है, लेकिन यहाँ पर 3 - 1 कितनी बारकाई होगी, 2 बारकाई, और 2 बारकाई पाई जा रही है, तो इसका मतलब मादाओं के लक्षण अलग ही दिखेंगे। तो एक तरह सुपर फीमेल हो गई है ना। तो सुपर फीमेल, अब इसमें अवस्था भी देख सकते हैं अपने कौन सी हो रही है, वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पहले तो ये देख लो 44 प्लस X0, एक वैज्ञानिक था टर्नर। कौन सा, टर्नर। तो इसको टर्नर वैज्ञानिक ने खोजा, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। इसमें 44 प्लस X0, इसका मतलब जो मादा है उसके अंदर एक X की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो उसमें 45 ही रहेगी, 44 और 1 45। ये देखो एक वैज्ञानिक था क्लाइनफेल्टर। कौन सा था, क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर जो वैज्ञानिक था उन्होंने इसको देखा तो 44 45 40 47, तो यही है तो नर है XY, लेकिन एक X की अतिरिक्त हो गई तो ये 47 हो रहे हैं, लेकिन XY तो है, लेकिन ऐसे नर होते हैं जिसमें बाधा के लक्षण होते हैं, गायनेकोमेस्टेट वाली स्थिति। तो क्लाइनफेल्टर में कितने हो गए गुणसूत्र, 47, तो 47 हो गए, तो इसका मतलब एक X गुणसूत्र के अतिरिक्त हो रहा है, तो ये क्लाइनफेल्टर में। तो ये ऐसा कब होता है, जब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जब यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब ये तुम्हें देखो इसमें अवस्था भी आएंगी अलग अलग, कि जैसे इसमें कौन सी अवस्था देखने को मिल रही है, 47 है तो 2n + 1, 2n = 40 और 1 47, तो उसको कहते हैं ट्राइसोमिक, है ना। तो वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो वो राशि मैं उसमें योग के अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आज की जो तुम्हारी क्लास है ना, तो आज मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें अगले टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाएंगे। और ये 12th का अपना चैप्टर नंबर 5, क्योंकि लेक्चर 1 से 7 तक यूट्यूब पर देखें तो चैप्टर 2 चल रहा था, लेक्चर 8 9 10 11 ये 5वां चैप्टर चल रहा है 12th का, वंशागति और विविधता का सिद्धांत NCERT का, ठीक है, जिसमें मैंने काफी टॉपिक पीछे पढ़ा चुका हूँ। अब ये लिंग निर्धारण भी हो गया है, आगे के टॉपिक और अगली क्लास में पढ़ाऊंगा,
ठीक है, थैंक यू।